सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग लेकर आए हैं 10 MCQs क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 क्वेश्चन के साथ विल गोना एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे तो इसे मात्र से 10 क्वेश्चन नहीं हो जाते, या आप लगभग आपका 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन 10 कॉन्सेप्ट्स को लेके, उन 10 MCQs के साथ, तो उससे जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके लगभग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, और अगर ऐसा ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ हम लोग एवरी डे लेकर आएंगे। ठीक है, हर दिन ये सीरीज़ आएगी, एवरी डे होगा ये सीरीज़ जो ये चालू होगी प्रीलिम्स वाली। तो अगर आप इसको 30 दिन ही पढ़ लेते हो ना, 30 डेज़, तो दैट मीन्स आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तैयार हो जाएंगे, और 300 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर इफ़ एनी वन इज़ टारगेटिंग फॉर फॉर 2023 एग्ज़ामिनेशन, तो उसके अगर हम एक नॉर्मल 300 दिन का भी लेके चले टारगेट, तो 3000 क्वेश्चंस। ठीक है, दैट मीन्स 3000 क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो प्रीलिम्स तो क्या, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई माइकल आ नहीं सकता, बिकॉज 3000 क्वेश्चंस कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर देखिए, एक ब्रिटिश ने एक बहुत सही चीज़ दे के गए थे हम लोगों को, एक ही चीज़ सही लगी मेरे को, वो था डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप अच्छी तरीके में लें तो इससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आती है तो लोग बहुत सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप वही हर दिन 10-10 क्वेश्चन करोगे और लंबे समय तक करोगे, तो आपके बहुत सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So this is the first question, that with the reference of the bicameral legislature consider the following question. ठीक है, so first is the Government of India Act of 1935 introduced bicameralism in India. It was first adopted by British Constitution. It act as a revising body and prevents potential use of power. और ये रहे आपके options. So I'll give you 10 seconds to think about it, or you can also pause this video, pause कर दीजिए और उसके बाद सोचिए what would be the answer. उसके बाद we'll discuss this. Okay, you can pause this right now. सो इसका आंसर देखते हैं अपन लोग, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद विल सी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म इन इंडिया, ये रॉन्ग है। इसको 1935 ने नहीं, इसको 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज़ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, शुरू से अच्छे से पढ़ा जाए पूरी चीज़। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर देखते पहले अपन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें दो हाउसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया में, अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो दो हाउसेज हैं अपने पास। एक होता है जो कि हर स्टेट में नहीं, लेकिन 6 स्टेट्स में इस समय है। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधान सभा भी कहते हैं, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं। ठीक है, और यदि हम नेशनल लेवल पे देखें इसको, तो अपने पास दो हाउसेज हो जाएंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, जिसको हम पीपल्स हाउस, लोकसभा को हम पीपल्स हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो जिनको जनता इलेक्ट करती है, वो आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये राज्यसभा, ठीक है, जहाँ पे मेंबर्स अपॉइंट होकर आते हैं। ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। नाउ अबाउट दिस क्वेश्चन, तो जो ये पहला पॉइंट है, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म, ये गलत है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आई एम सो सॉरी, 1919 ने इसको लाया था। और इस ही जो रिफॉर्म्स आए थे, हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ मोंटागू केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये मोंटागू और केल्म्सफोर्ड कौन थे? तो ये तो उस समय के वॉइसरॉय थे। ठीक है, जब 1919 में ये एक्ट आया था तो ये उस समय के वॉइसरॉय थे, और जो मोंटागू थे वो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, तो इनके अंडर ये आया था, तो दैट इज़ वाई दीज रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज मोंटागू एंड केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखा जाए पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई।
ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं, इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है क्योंकि इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय यूएसए। ठीक है, इसको फर्स्ट अडॉप्ट किया था यूएसए ने, इन विच ईयर, इन 1787। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ, लाइक जैसे कि ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिएगा। पहला बताया कि ये 1919 से आया था, क्योंकि इसमें से मैं ये बताना मेरा मकसद नहीं कि ये स्टेटमेंट सही गलत है, इसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिससे कि आपके जो अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो ये इस GOI एक्ट ऑफ 1919 से आया था, इसको हम लोग मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि ये फर्स्ट यूएसए में अडॉप्ट हुआ था इन 1787। ओके, उसके बाद लेट्स गो विद द थर्ड पॉइंट, दैट इट एक्ट्स एज अ रिवाइजिंग बॉडी एंड प्रिवेंट्स पोटेंशियल यूज ऑफ पावर। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, थर्ड हमारा सही है। तो दैट वुड बी, इट्स करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड। ओके, तो अपन इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखें एडवांटेजेस में, तो चूँकि यहाँ पे दो हाउसेज आ जाते हैं, तो इसमें जो लॉज बनते हैं वो बेटर बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉज को जब डिबेट होता है ना, तो डिबेट अच्छी तरीके से होता है। अब अभी बताइए, अगर दो लोग डिबेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर वही वही एक ही टॉपिक पे चार लोग डिबेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑफकोर्स रिजल्ट बेटर आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें जो लॉज होते हैं उनकी उनकी अच्छे बनने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वन एडवांटेज ऑफ बाइकैमरलिज्म। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन लोग, दूसरा एडवांटेज हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, दैट मीन जो गवर्नमेंट होती है, वो एक हाउस को तो डोमिनेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, वो लोकसभा में भारी बहुमत जीत कर आई, तो दैट एग्जीक्यूटिव कैन डोमिनेट दैट वन हाउस। ठीक है, वो लोकसभा डोमिनेट कर सकती है, बट साइमल्टेनियसली इट कैन नॉट डोमिनेट राज्यसभा हाउस। के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, जब आपकी सरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तभी वो दोनों हाउस डोमिनेट करेगी, वरना वो एक ही हाउस डोमिनेट कर पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है उसको जो एक्स्ट्रा पावर मिलने से रुक जाती है। ठीक है, वो दोनों हाउस को डोमिनेट नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ एक ही हाउस को डोमिनेट कर पाएगी। दूसरा है दैट अगर दो चैम्बर्स होंगे तो ऑफकोर्स एक दूसरे का थोड़ा सा तो वर्कलोड कम होगा ही होगा। ठीक है, तो जो चैम्बर जो वर्कलोड होगा वो थोड़ा सा तो कम होगा ही, ना ही बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो, लाइक दे विल शेयर द वर्कलोड, और थोड़ा सा तो कम होगा। सो दैट इज़ द थर्ड एडवांटेज ऑफ बाइकैमरलिज्म। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या हो सकता है, दैट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, उनको मतलब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के चांसेस हो जाते हैं। जो चूँकि अब राज्यसभा में भी एक्स्ट्रा सीट हो जाएंगी, एक दूसरे चैम्बर में भी एक्स्ट्रा सीट होंगी, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा पीपल का वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएंगे जो देशी जनता है उसमें। उसके बाद और क्या एडवांटेज हो सकता है, फिफ्थ एडवांटेज हो सकता है दैट जो बहुत जल्दीबाजी में जो लॉस होते हैं, हेस्टी लॉस जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी में जो पास कर दी जाते हैं, या फिर जो जो इल कंसिडरेट, जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इल कंसिडरेट लॉज, उन पे ये लगाम लगा सकता है। ठीक है, तो जो दूसरा हाउस है वो पक्का उसको चेक करेगा, उसको समझेगा कि क्या ये सही है, ये गलत है। तो जो हेस्टी लॉज होते हैं, जो बहुत जल्दी में पास कर दिए जाते हैं, या फिर जो इल कंसिडरेट लॉज होते हैं, उनको चेक कर सकता है दूसरा हाउस, सेकंड चैम्बर चेक कर सकता है। ठीक है, उसको। तो दिस इज़ दी फिफ्थ एडवांटेज ऑफ बाइकैमरलिज्म। उसके बाद सिक्स्थ क्या हो सकता है, दैट जो अगर फॉल्टी लेजिस्लेशन कुछ आ गया है, ठीक है, मान लो कुछ गलत है उस लेजिस्लेशन में, जिसका ध्यान कहीं पे नहीं गया, और जो गलत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, और चूँकि अब एक चैम्बर में डोमिनेट हो कर रही है एग्जीक्यूटिव, तो उसने थोड़ा फॉल्टी लॉ पास करवा दिया। ठीक है, जो थोड़े उसके फ़ायदे का है, तो सेकंड चैम्बर है वो उसको काउंटर कर सकता है, वो उसको रोक सकता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो वापस भेज देगा। ठीक है, अब वो वापस होके वो वापस जाके वो वापस आ सकता है, तो दैट इज़ अनदर केस। लेकिन तब भी जो सेकंड चैम्बर वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो उस फॉल्टी लेजिस्लेशन को करेक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ वन अनदर एडवांटेज ऑफ बाइकैमरलिज्म। सेवंथ हो सकता है कि डिवीजन ऑफ पावर हो जाती है। ठीक है, जो पावर मिलती है लॉ बनाने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, लॉ मेकिंग जो पावर होती है, लॉ मेकिंग पावर, वो डिवाइड हो जाती है दो लोगों में। ठीक है, बढ़ जाती है। अगर हम इंडिया में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसके भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पावर होती है लॉ मेकिंग की वो बढ़ जाएगी, तो जो लॉ बनाने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है,
ये हो गया। और फिर क्या बन सकता है, 8वीं पॉइंट क्या बन सकता है, दैट ये जो सेकंड चैम्बर है, ये एक तरीके का रूम बन सकता है मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल के लिए, ठीक है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है, जैसे कि जो रिटायर्ड आई एस IPS अफसर होते हैं, उनको आप वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो उनको आप राज्यसभा के थ्रू मंत्री बना सकते हैं। ऑन द बेस्ट एग्जांपल इज़ आर टेलीकॉम एंड रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है, ही वॉज एन IAS ऑफिसर, और वो MP बने राज्यसभा से, और उनको मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, उन्हें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो मिनिस्टर बन गए। एंड ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट मिनिस्टर, ठीक है, जिस तरह से वो रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, ऑन फील्ड उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं, वो जा के चेक कर रहे हैं क्या काम है, ठीक है। तो जो राज्यसभा है ये एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म देती है, ताकि जो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंसड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है, जो कि लॉ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये एक रूम क्रिएट कर देती है जहाँ पे मोर एडमिनिस्ट्रेटिवली वाले और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग आके इस रूम में लाइक इस चैम्बर में आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो लेट्स वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। दैट पहला तो होगा कि हाँ, अगर एक लॉ जो है वो 2 हाउसेस से पास हो रहा है, ठीक है, पहले वो लॉ यहाँ बनेगा, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से पास हो गया प्रेसिडेंट पे जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना रूट ट्रायल करना पड़ रहा है, यहाँ से जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद पास होगा, पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो सीधा यहाँ चले जाए तो जल्दी काम हो जाएगा ना, अगर सीधा वो लोकसभा से सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाए तो इसमें थोड़ा डिले हो जाता है लॉ मेकिंग में, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉ है, ज़रूरी नहीं कि ख़राब लॉ, अगर इंपॉर्टेंट लॉ है तो उसको लागू करने में थोड़ा समय जाएगा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इमरजेंसी के वक्त, ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो उसमें तो आप सिर्फ लॉ ही पास करवाते रह जाओगे लोकसभा से राज्यसभा तक, ठीक है। तो दैट इज़ यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसमें जो लॉ मेकिंग के लिए होता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ बाईकैमरलिज्म। और इसमें होता है कि चूँकि इसमें यस, तो क्योंकि इसमें इलेक्शन से नहीं, अपॉइंटमेंट से लोग आते हैं, ये मैंने इसमें वो बना रखा है एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर मैं समझा दूँ उसके बाद ये वाला आप यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो जो दूसरा चैम्बर होता है उसमें अपॉइंटमेंट से लोग आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि हम अगर पीपल का ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो क्यों ना इलेक्ट करके आएँ, ठीक है, लेकिन नहीं, उसमें अपॉइंट करके ही आते हैं। सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ पीपल। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि अगर एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मोस्टली इनएक्टिव मेंबर्स भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम देखा, हम जो हमारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी अटेंडेंस भी नहीं लगाते आके, ठीक है, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं ये। और एक डिसएडवांटेज यहाँ चला जाता है कि थोड़े मोस्टली एजेस होते हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ी उम्र हो चुकी होती है तब ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो दैट इज़ वन पॉइंट कि इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये एक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं उस समय। तो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ बाईकैमरलिज्म। और उसके बाद अब चूँकि 2 हाउस हो चुके हैं तो उनको चलाने के लिए पैसा भी लगेगा, तो इसमें पब्लिक फंड जो है वो तो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो इसके डिसएडवांटेज है वो भी हमें हाईलाइट करने ही पड़ेंगे। पब्लिक फंड भी वेस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। और फिर एक और है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कि जो पॉलिटिक्स जब लड़ते हैं, जो हार जाते हैं, जो जीत नहीं पाते हैं, उनको हम लोग ये दूसरे चैम्बर में डाल देते हैं। हम लोग क्या, मतलब जो सरकार होती है वो दूसरे सेकंड चैम्बर में डाल देती है, ठीक है, ताकि वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहें। तो ये एज अ फेवर हाउस भी कभी कभी काम कर सकता है, ठीक है, फेवर देने के लिए। तो दैट इज़ डंपिंग ग्राउंड जिसे कहते हैं, डंपिंग ग्राउंड ना, हम कुछ फेंक देते हैं, तो डंपिंग दिस सेकंड चैम्बर कैन बी एक्ट एज अ डंपिंग ग्राउंड। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, या आप यूज़ कर सकते हो अपनी मेंस राइटिंग में, ठीक है। मेंस राइटिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एडवांटेजेस, अलाउज बेटर लॉज, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूटिव वर्कलोड कम कर देता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है पीपल की, हैस्टी और इनकंसिडरेट लॉज जो होते हैं वो सही हो जाते हैं, करेक्ट फॉल्टी लेजिस्लेशन, डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है, और क्रिएट मोर रूम फॉर पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस्ड पीपल यूजफुल इन द आर्ट ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद
ये डिसएडवांटेजेस हो गए इस जगह पे, ठीक है, कि कैन क्रिएट सीरियस डिले इन लॉ मेकिंग। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इमरजेंसी जब बिल पास होगा तब थोड़ा ये डिले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, एजेस और इनएक्टिव पीपल हो जाते हैं, पब्लिक फंड तो चैम्बर मेंटेन करने दिक्कत होगी, और डंपिंग ग्राउंड फॉर पॉलिटिकली रिजेक्ट्स एट पोल, जो अपना चुनाव हार जाते हैं उनको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ यू वांट दीज नोट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ये अगर आपको ये नोट्स बने हुए हैं ये चाहिए, जो डिजिटली नोट्स होते हैं, ठीक है, ये हैंडमेड हैं, ये लोगों ने खुद ही बनाए हैं। तो इस अगर आपको ये चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यू कैन ज्वाइन दैट, और वहाँ पे आपको ये डिजिटल नोट्स और जो हिंदू एनालिसिस की PDF होती हैं, ठीक है, वो चीज़, डिजिटल नोट्स और मैप्स से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स, वो सब आपको इस टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन दैट लिंक। नाउ लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोला गया है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर विद 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है, एक तो सेंट्रल होता है और 2 अलग से होते हैं। दूसरा क्या है, इट इज़ कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। और तीसरा क्या है, इट सबमिट्स रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो यू कैन पॉज दिस थिंग अबाउट इट, एंड उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो उससे पहला क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विद 2 विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है और यहाँ पे 3 मेंबर काम करते हैं, ठीक है। और इसका ये एक्ट देखा जाए तो CVC जो 2000 CVC एक्ट ऑफ 2003, इसके तहत इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था, ठीक है। तो जो ये पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अलॉन्ग विद 2 विजिलेंस कमिश्नर। यहाँ पे 3 मेंबर्स होते हैं इसके। दूसरा क्या है, इट इज़ कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस, ये बिल्कुल ये गलत है, बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्ट्री, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। और दूसरा क्या है, इट सबमिट्स रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, इट सबमिट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। तो इसमें देखा पहला गलत है, पहला सही, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। अब थोड़ा CVC के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज CVC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CVC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या चीज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है कि देखिए, नेशनल लेवल में 3 एंटिटीज़ हैं, नेशनल लेवल में 3 एंटिटीज़ हैं जो कि करप्शन को फाइट करती हैं। पहला हो गया लोकपाल, ठीक है, दूसरा हो गया CBI, और तीसरी हो गई CVC बॉडी, ठीक है। तो ये एक विजिलेंटी बॉडी है जो कि अनवांटेड जो कि करप्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे नज़र रखती है ये, ठीक। लेकिन इसमें इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ जाता है, CVC और CBI में, दैट CVC के पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं है, ठीक है, उसको CBI पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। या तो CBI पे डिपेंडेंट रहेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या तो वो जो सेंट्रल अपॉइंटेड CVO ऑफिसर होते हैं, CVO ऑफिसर, ये प्लीज़ इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो ये ऑफिसर्स होते हैं इन पे डिपेंडेंट रहती है CVC, ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सके। सो दैट इज़ वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ CVC एज़ कम्पेयर टू CBI, क्योंकि CBI के पास खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपनी तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। और वो अपनी जो पावर होती है वो किससे डिराइव करती है, DSP एक्ट जो है, DSP एक्ट ऑफ 1946, उससे ये अपनी पावर ड्रॉ करती है, जो ये CBI है। लेकिन ऐसा कोई रूल CVC के लिए नहीं है कि वो कर सके। सो दैट इज़ अ थिंग। इसका अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कैसे आई, कैसे बनी। तो बैकग्राउंड में हम पहला है कि ये 1964 में इसका गठन हुआ था, फरवरी 1964 में सरकार ने इसको बनाया था, ठीक है। और ये किसके रिकमेंडेशन बनी थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है और पूछा जाएगा बार बार, दैट सतनाम कमेटी, ठीक है, जो सतनाम कमेटी है उनके रिकमेंडेशन में ही बनी थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सतनाम कमेटी
कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक कमिटी बनाई गई थी, उसके जो लीडर थे, लाइक उनके जो हेड थे वो थे सतनाम जी, ठीक है। तो इस कमिटी पे सीवीसी का गठन हुआ था 1964 पे, ठीक। और उसके बाद जब सीवीसी एक्ट 2003 आया, तब इसको पहले तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी करार दे दी गई, ठीक है। मल्टी मेंबर, इसमें 3 ऑफिसर्स हो गए। और दूसरा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी की उपाधि मिल गई, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मल सीडीएस वगैरह के एग्जाम में, दैट सीवीसी कौन सी बॉडी है, तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू दी रिस्पॉन्सिबल, ये पार्लियामेंट को है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसके पार्लियामेंट के थ्रू है, लेकिन जो ये अपना एंड रिपोर्ट सबमिट करती है वो प्रेसिडेंट को करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, इसको देखिएगा, क्योंकि कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि में पूछ लिया कि रिपोर्ट क्या है, पार्लियामेंट को सबमिट करती है, तो ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट बट इट सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है और ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है। तो रिस्पॉन्सिबल तो ये पार्लियामेंट के प्रति है और रिपोर्ट ये अपना प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, ठीक है। ये हो गई। और दूसरा, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट तो इसके अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं, इस इन सीरीज कमिश्नर को। और किस बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, ये कमेटी रिकमेंड, इनको कमेटी एक रिकमेंड करती है, ठीक है। एक कमेटी रिकमेंड करती है, उस रिकमेंडेशन पे ये ही अपॉइंट दैट सीवीसी। और उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे होम मिनिस्टर हो गए, और तीसरे हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, एलओपी, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि किसका अपॉइंटमेंट होगा एज अ सीवीसी, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से इसको सरकार ही अपॉइंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि अगर पीएम है, सीएम है, तो अगर 3 में से 2 ही लोग एक ही पार्टी के हैं, तो ऑफकोर्स इसको एक तरीके से गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, लेकिन नाम है कि वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका टेन्योर कितने साल का होता है सीवीसी का, तो इनका टेन्योर होता है 4 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो जो पहले आ जाए, ठीक है, एज जो पहले आ जाए, दैट इज़ द थिंग, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। और इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, तो रिमूवल के लिए पहला तो है कि अगर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी जाए, ठीक है, पहला तो है बैंकरप्सी, दूसरा है अनसाउंड माइंड अगर हो इनका, ठीक है, तो इनको हटा दे सकता है। तीसरा है अगर इम्प्रिजमेंट, किसी चार्जेस पे ये आ गए, ठीक है। और चौथा है अगर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इनको पकड़ा जाए, मतलब किसी की पैसे लेके किसी को एम्प्लॉय किया इन्होंने, तो ये हो गया रिमूवल का, ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, इनको रिमूव इस ऑन ऑन दीज ग्राउंड्स, इन 4 ग्राउंड्स में, बैंकरप्सी, अनसाउंड माइंड, इम्प्रिजमेंट या फिर एंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है। और दूसरी तरीके से कैसे रिमूव किए जा सकते हैं ये, बाय इफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर में इनको हटा सकते हैं। और ये इंक्वायरी होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में आ गया कि ही इज़ मिसबिहेव्ड और इनकेपेबल, तो इनको हटा देते हैं। और तीसरा है अगर नॉर्मल रेजिग्नेशन जो कि ये प्रेसिडेंट को सबमिट कर दें, तब ये निकल सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल में 3 चीज़ हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट हो गई, और एक खुद की रेजिग्नेशन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी का जो प्रेजेंट सीवीसी है वो कौन है, ठीक है, प्रेजेंट सीवीसी, सो ही इज़ सुरेश एन पटेल, ठीक है। ये प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं नॉर्मल एग्जाम में, ये यूपीएससी में नहीं आने वाला, लेकिन एज अ जनरल नॉलेज की पता होना चाहिए। सुरेश एन पटेल, ये 3 लोग नहीं है, एक ही लोग हैं, वो मैंने एक ही नाम लिया, तो सुरेश एन पटेल, ही इज़ द करंट सीवीसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया सीवीसी। इसमें पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था, तीसरा गलत था, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब देख रहे हैं कैसे आपके 2 क्वेश्चन से आपका पूरा सीबीएसई कवर हो गया, आपका पूरा बाय कैमरलिज्म कवर हो गया, ठीक है। तो इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर नहीं हुए हैं, इससे आपके कम से कम 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, जो कि अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ एमसीक्यूज, और उनके अगर कॉन्सेप्ट भी साथ में आप समझ रहे हो तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन लोग, दैट डार्ट मिशन which
वी हैव सीन रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नासा से है, इसरो से है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और दूसरा यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, यू कैन थिंक अबाउट इट। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया नासा से, ठीक है। तो डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, DART डार्ट मिशन। तो बेसिकली ये मिशन था जो कि नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, और ये कब तक के लिए है, नवंबर 2021, और ये कब तक के लिए, सितंबर 2022 तक, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था, जो इसका रॉकेट था वो था स्पेस एक्स का फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन फैल्कन 9। और चूँकि फैल्कन 9 इन्वॉल्व है, स्पेस एक्स इन्वॉल्व है, तो इसमें ऑफकोर्स इलॉन मस्क भी इन्वॉल्व होंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे इस मिशन के, दैट वाज इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, ठीक है। तो ये मिशन था क्या, बेसिकली मिशन था कि ये अपने आप में एक पहला मिशन था, इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में पहला मिशन था जहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा या डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा एक मेथड, ताकि जो एस्ट्रॉयड जो आते हैं भारत, मतलब भारत कह रहा हूँ, अर्थ की तरफ, उनको अपने जो उनका मोशन है वहाँ से हटा के दूसरे मोशन में कर दें थ्रू काइनेटिक इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब जब ये अभी प्रूव नहीं हुआ, इनको इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि जो जब एस्टेरॉयड जो अर्थ की तरफ बढ़ता है उसका जो मोशन है उसको चेंज करके उसकी दूसरी डायरेक्शन में कर दें थ्रू काइनेटिक इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट होगी वहीं से कुछ अपनी रेज वे छोड़ेगी और ये अपना जो मोशन है ये डिलीट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, ये एस्टेरॉयड आ रहा है, यहाँ पे ये सैटेलाइट है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो ये अपनी कुछ शायद रेज वेज छोड़ेगी, अभी ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, ये प्रूवन नहीं है। तो ये अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगी और जो शायद पॉसिबल कोलिजन उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नासा, ठीक है, नासा इज़ द करेक्ट आंसर। जो डार्ट मिशन है, याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे वो बन जाते हैं प्रीलिम्स में, जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। डार्ट मिशन ये बहुत छोटी चीज़ है, शायद एक बार कहीं न्यूज़पेपर में कोने में दिख गई होगी और वो एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, डार्ट मिशन इज रिलेटेड टू नासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, दैट विद द रेफरेंस टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया द टर्म उजावर संधाई और मुहाना संधाई रिफर्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मोटी बातें, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्लीज़ इसका सोचिए, आंसर बताइए। उजावर संधाई, मुहाना संधाई किससे रिलेटेड है, सो द करेक्ट आंसर इज फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ये एक्चुअली इसका मतलब ही यही होता है, फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु। जो उजावर है उसका मतलब है खेतीदार मजदूर, ठीक है, जो खेती करने वाले मजदूर होते हैं तो उनको फार्मर्स ही बोलते हैं, ठीक है। खेती, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो खेतीदार मजदूर ही होता है, ठीक है। तो उजावर का मतलब हो गया फार्मर्स, और संथाई का मतलब हो गया मार्केट, ठीक है। तो खेती करने वाले मजदूरों की मार्केट यानी फार्मर्स मार्केट, तो ये फार्मर्स था तमिलनाडु। ये क्यों ये न्यूज़ में था, बिकॉज जो वहाँ की सरकार है उन्होंने पहली बार 10 या 15 सालों में पहली बार डिसाइड किया कि जो 15 उजावर संधाई हैं, मतलब 15 जो फार्मर्स मार्केट हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा कैसे, वहाँ पे कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, वहाँ पे आईटी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि आपका प्राइस दिख सके और तमाम तरह की चीज़ें हो सकें। आईटी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे प्राइस दिखाने के लिए, कंप्यूटर इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि फ्लोलेस और एफिशिएंट काम हो सके वहाँ पे। और इसका बजट कितना तय किया गया है, 15 करोड़ रुपए, ठीक है। तो दैट इज़ वाइट वॉज न्यूज़ की 15 जो संधाई मार्केट्स हैं उनको, जो उजावर संधाई हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स मार्केट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस, अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा,
president can remove a minister even at the time of council of minister enjoy the confidence in the Lok Sabha, or if any minister disagree with the cabinet decision and is not prepared to defend them he must resign। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, पढ़िए, पॉज इस वीडियो और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। तो क्या है पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दिस इज रॉन्ग। ये इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, ये आर्टिकल 75 में दे रखा है, ठीक है, दैट दे आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, नॉट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली नहीं है, ये कलेक्टिवली है, ठीक है। इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए होते हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव मिनिस्टर इवन एट अ टाइम ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, उसको निकाल सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, ये 75 सेक्शन 2 में दे रखा है, ठीक है, कि द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 75 में दे रखा है दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ही आप होल्ड कर सकते हो ऑफिस, जिस दिन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो आप होल्ड नहीं करोगे। लेकिन वो ऐसे मना नहीं करेगा जाके कि नहीं तुम अब से नहीं बैठोगे। अगर वो किसके एडवाइस में, वो अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला होगा, प्राइम मिनिस्टर अगर उनको एडवाइस करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, कि यू शुड रिमूव दिस मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अगर बोले तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और थर्ड का दे रखा है, इफ़ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड देम ही मस्ट रिजाइन। तो ये भी सही है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो डिफेंड नहीं करेगा अपने ही पार्टी को तो प्राइम मिनिस्टर जाके बोल देगा कि इसको हटाओ, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सो इसमें जो पहला स्टेटमेंट था दैट वाज करेक्ट और दूसरा भी करेक्ट था, तो इसका 2 और 3 आंसर होगा, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, 75 जहाँ पे था कि दैट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, और 75 सेक्शन 2 जहाँ पे बता रखा है कि प्रेसिडेंट वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट विल होल्ड इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 6 क्वेश्चन क्या है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट या फिर लाला लाजपत राय जी। तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ एक नॉर्मल से MCQ, इसमें कुछ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल पूछ सकते हैं कि अनहैप्पी इंडिया। इंपॉर्टेंट जो आजकल जो ट्रेंड में बुक होती है ना वही पूछते हैं, लेकिन अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो जो थोड़ी सी जो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, उस समय फेमस थी लेकिन ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, जो कि ज़्यादा स्ट्रीम में नहीं रही, मेन स्ट्रीम में नहीं रही, उन पर पूछते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया इज़ वन ऑफ दैट बुक जो कि लाला लाजपत जी ने लिखी थी, और ये पूछ सकते हैं, ठीक है, बुक्स में अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो पूछ सकते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं, यस। तो इसमें बोला गया है कि अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंक्लूड करता है, यूनाइटेड नेशन, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। जो आर्टिकल 12 है पार्ट 3 में आता है, ठीक है, ये पार्ट 3 में आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12। तो इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन को इंक्लूड नहीं करता, वो अपनी अलग हो गई। ये गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड करता है, ये गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इंक्लूड करता है, ये लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड करता है, ठीक है। तो 2, 3, 4 ओनली, 2, 3, 1, 4 नहीं, तो सी इसका सही आंसर है। तो आर्टिकल 12 क्या है, बेसिकली आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, ठीक है। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है जो स्टेट वर्ड है, वर्ड जो स्टेट है उसको, कि इस स्टेट में क्या क्या आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट है इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी इंडियन पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट आ जाएगी, इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, सेम थिंग्स विद स्टेट गवर्नमेंट आएगी और स्टेट की पार्लियामेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, ऑल लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट, सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है, इसमें। और चौथा में क्या आ जाएगा, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है।
स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरीज बॉडी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसमें आएंगी। ओके, 1 सेकेंड। तो इसमें क्या हो गया, पहला हो गया यूनाइटेड नेशन, नहीं है इसमें, गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, ये है, तो इसमें 2 3 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ मर्करी पॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज वो होते हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रिलेटिंग और रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो इंटेंशनली करते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स हैं वो जानबूझ के करते हैं। ठीक है, अपने आप नहीं हो रहा, वो जानबूझ के हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं, वो नेचर नहीं उसको कर रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछा गया है कि व्हाट आर दी विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ मर्करी पॉल्यूशन। वॉल्केनिक इरप्शन, ओशंस, कंबशन ऑफ कोल फ्यूल्स, बायोमास बर्निंग और ऑयल फैनिंग। तो इसमें सोशल नहीं, इसमें बस एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इसका मतलब पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप इसका आंसर में कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें ऑफकोर्स वॉल्केनिक इरप्शन अपने हाथ में नहीं है, ओशंस अपने हाथ में नहीं है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स अपने हाथ में है, बायोमास बर्निंग अपने हाथ में है, ये नहीं है अपने हाथ में ना, और ऑयल रिफाइनिंग अपने हाथ में है। तो 3 4 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें बस इस क्वेश्चन का बताने का क्या मतलब था कि आप समझे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मरकरी के लिए नहीं, कहीं बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो उसमें वो ये नहीं देख रहा कि एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है, फिर उसके आपको फैक्टर्स पता कि नहीं पता। वो देख रहा है आपको एंथ्रोपोजेनिक का मतलब पता है कि नहीं पता, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अगर ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या होते हैं। तो जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑफकोर्स वॉल्केनिक इरप्शन नहीं, हमारे हाथ में नहीं, ओशन हमारे हाथ में नहीं है, ये तीनों हमारे हाथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, कि it is one of the smallest national park and one of the very few national parks located inside a city. Open grassland found here is an ideal habitat for black bucks. What is the national park? कि कौन से नेशनल पार्क की यहाँ बात हो रही है, तो अगर ब्लैक बक्स के लिए है तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ब्लैक बक, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात कर हो रही है जो कि गुजरात में है। ठीक है, जो गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, उनके याद करने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि वो आप कभी भूलो ना। तरीका क्या है कि ब्लैक बक वन में गिर के मर गया। ठीक है, तो इससे कौन कौन से अपने सेट हो जा रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यस, तो एक तो हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और नहीं ये वन फॉरेस्ट नहीं, ये होगा वनसदा नेशनल पार्क। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वनसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 4 नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, उनको याद करने की छोटी सी ट्रिक है ये एक, गुजरात वाले। ठीक है, तो उनको याद करने की छोटी सी ट्रिक है दैट ब्लैक बक वन में गिर के मर गया। ठीक, तो ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये दिस यू कैन यूज़, अगर आप लिखना चाहे लिख लें, ब्लैक बक वन में गिर के मर गया। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। लास्ट क्वेश्चन हमारे पूरे सीरीज़ का ये। तो इसमें क्या था कि इसमें लास्ट में पूछा क्या, श्रेष्ठा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, श्रेष्ठा जो एक चीज़ है वो न्यूज़ में आपने हाल ही में देखी होगी, वो किससे रिलेटेड है, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज या रेलवेज। तो इसका आंसर बता दीजिए आप सोच के। तो करेक्ट आंसर इज रेलवेज। ठीक है, तो श्रेष्ठा का क्या फुल फॉर्म हो गया, स्पेशल रेलवेज एस्टैब्लिशमेंट फॉर स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये पूछेंगे तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो श्रेष्ठा है, क्योंकि श्रेष्ठा एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, न्यूज़ में देखा होगा आपने। तो दैट इज़ स्पेशल रेलवे एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये होगा रेलवेज। तो ये हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे किए।
जो कि शायद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमने 10 कॉन्सेप्ट सीखे बेसिकली। कुछ में कॉन्सेप्ट थे, कुछ में नहीं थे, दैट इज़ लेकिन हमें वो वाले क्वेश्चन भी करने वाले जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो भी स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट भी सीखे, ऐसी बात नहीं कि हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, कॉन्सेप्ट बहुत में सीखा। पहला हमने बायकैमरल के बारे में सीख लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने गए सीवीसी के बारे में हमने पूरा पढ़ा। तीसरा हमने ये डार्ट मिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये उजावर संधाई मोहाना संधाई के बारे में पढ़ा, जो मार्केट होगी तमिलनाडु में। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है। तो 5 तो कॉन्सेप्ट यहीं पर निकल गया है आपके, ठीक है। उसके बाद ये बुक ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट होगी। फिर हमने आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ लिया, किसमें से कौन कौन से होते हैं, 4 एंटिटीज़ कौन कौन सी इसमें आर्टिकल 12 में इंक्लूड होती है स्टेट के डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमी सोर्सेज क्या होते हैं। अब इससे हमने ज़रूरी नहीं था कि मरकरी का ही हमने पढ़ा कि मरकरी के सोर्सेज क्या होते हैं, हमने बहुत सी इसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज तो किसी में भी लगा देगा वो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सब में लगा देगा एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। तो इससे तो 5-6 क्वेश्चन तक प्रिपेयर हो गए आप लोगों के। तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस कि हम जो एमसीक्यूज करते हैं उसका अगर कॉन्सेप्ट समझ लें तो क्या है, तो कितना हम लोग हमें फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा कि गुजरात के जो 4 नेशनल पार्क हैं वो उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। ब्लैक बक वन में गिर के मर गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर आखिरी में ये एक न्यूज़ के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये करंट अफेयर्स में, ये हाल ही में न्यूज़ में था, शायद आज की ये हिंदू में भी है, ठीक है। ये आज की हिंदू में भी शायद ये दे रखा है कि श्रेष्ठा किससे रिलेटेड है, तो रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए, इसमें आपने कॉन्सेप्ट भी सीखे, आपने एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिया, और ये इसमें मोस्टली स्टैटिक था, ठीक है। तो ये 2022 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये 2023 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक था। आपने जो भी देखा इसमें सब में स्टैटिक था, सब में पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, डार्ट मिशन। ये चूँकि सितंबर 22 में ख़त्म होगा, तो ये सितंबर तो ये 2023 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले साल के तो पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स। सो दैट इज़ वाई ये दोनों सालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए जो डिजिटल नोट्स होते हैं, सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें डिजिटल नोट्स हिंदू के पीडीएफ तो नहीं, क्योंकि दैट इज़ इलीगल, लेकिन जो हिंदू की जो नोट्स है जिसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो शेयर हो सकते हैं, दैट वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे, और पार्ट 2 भी इसका जल्दी आ जाएगा। हर दिन इसका एक्चुअली आएगा, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन ला रहा हूँ, इसका हर दिन इसके पार्ट्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर एनी रीज़न, प्लीज़ गिव मी थम्स अप, शेयर कर दीजिएगा, और मन कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।